नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में क्यों रहा है? अगर आपकी यूपीएससी में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों, जो भी हमारे डेली के करंट अफेयर्स टॉपिक रहते हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको साथ के साथ कराते जाते हैं, इसलिए आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होती चले। दोस्तों, आपको पता है आपकी यूपीएससी में कितना रोल है इसका, करंट अफेयर्स का, आप समझ सकते हैं। हर चीज को आपकी यूपीएससी करंट से अपडेट करके पूछती है, इसलिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य। मित्रों, इसको हम बताने से पहले हमारे इस YouTube चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार आए हैं या जिन्होंने वीडियो देखी है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदनी आईएएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे इस वीडियो को रीच पहुंचे, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो उन तक पहुंच सकें। वो पढ़ने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं उसके अंतर्गत। तो ये क्यों चर्चा में रहा है और आखिर इसका नाम जो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य क्यों पड़ा है और इसमें ऐसा क्या सिस्टम हुआ है, क्या विवाद है जिससे सरकार की इस योजना से ये चर्चा में रहा है। तो देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ऐसी जो बनावट है वो ऐसी बनावट है जो हमें आकर्षित करती है। जो वहाँ का इकोसिस्टम, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखता है ये। तो दोस्तों, वहाँ के जो सरकार है, कर्नाटक सरकार की योजना है कि वहां पर जो एक बफर जोन है वहां पर आदिवासी समूह के लोगों को स्थापित करने की योजना सरकार बढ़ा रही है, जिससे वहां के संरक्षणवादी हैं, उसके वन्यजीव अभयारण्य के जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने एक चिंता जताई है। तो हम उसी को पढ़ेंगे, देखिए। और इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन सी नदी बहती है, कौन सी पहाड़ी है, क्या क्या चीज, हम सारी चीज देखेंगे। तो हम देखते हैं हाल की घटनाएं, ठीक है। देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आदिवासी समुदाय के लिए एक गांव बसाने की योजना का प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए चर्चा में। हमारा ये वन्यजीव जो अभयारण्य है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है? कर्नाटक में। तो वहां की जो सरकार है, कर्नाटक सरकार, उन्होंने वहां के जो वन्यजीव अभयारण्य में, जो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पर आदिवासी समूह के जो लोग हैं उनको बसाने की योजना बनाई है, सरकार ने प्रस्ताव रखा है। अब इसलिए इस चर्चा में देखिए, इस निर्णय से पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने चिंता जताई है कि क्योंकि चिंता क्यों जताई है? क्योंकि इससे वन्यजीवों के आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। भाई, जब आदिवासी लोग हैं उनका काम है जंगल में रहना और जंगल की जो भी संपदा है उस पर अपनी आजीविका को चलाना, ये आदिवासी लोगों का काम है। जब ये लोग वहां पर जाकर रहेंगे तो जो वन्य जीव हैं और इनके बीच में संघर्ष तो होगा ही होगा। तो इसलिए वहां के जो पर्यावरणविद हैं, जो संरक्षणवादी हैं उस जंगल के, उस वन्यजीव अभयारण्य के, उन्होंने चिंता जताई है कि अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो इनमें संघर्ष हो सकता है और दोनों की जान माल को हानि हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है। और इसमें देखेंगे ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य का परिचय क्या है। देखिए, ये है कहां पर? अगर आपकी यूपीएससी में, अगर देखिए आपकी यूपीएससी क्वेश्चन कहां से बनाती है, ऐसी बना देगी। मैंने पढ़ा तो है लेकिन हमें ध्यान ही नहीं है। तो हमें इस पर, हमारे जो फैक्ट है ना, इसमें फैक्ट पर ही हमें ध्यान देना है। कहां पर? ये कर्नाटक के कोडगु, यानी इसे कूर्ग बोलते, जिले में स्थित है यह अभयारण्य। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक है। जो भी पश्चिमी घाट है वहां का, कर्नाटक का, और भी जो पश्चिमी घाट है उनमें से एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो वहां के एनवायरमेंट को बनाए रखता है। अब इसका देखिए क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल 181 वर्ग किलोमीटर विस्तारित है, मतलब 181 वर्ग किलोमीटर का भी क्षेत्र हो गया, है ना, आप देख पा रहे होंगे। अब इसका नामकरण क्यों पड़ा? भाई, इसका नामकरण भी तो पड़ा है। देखिए, इसका नाम क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी चोटी ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो ब्रह्मगिरी शिखर है ना, एक पहाड़ी, वहां की पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी ब्रह्मगिरी शिखर से इसका नाम लिया गया है, और जिसकी ऊंचाई है 1607 मीटर। तो काफी ऊंचा है ये, आप समझ सकते हैं। अब ये तो रहा इसका नामकरण। अब हम इसमें ये जानेंगे इसमें नदियां कौन कौन सी बहती हैं। क्या ये किसी नदी के पास है? भाई ध्यान रखिए,
अगर वहां पर कोई ब्रह्मगिरी या कोई अभ्यारण्य, कोई नेशनल पार्क बनता है तो उसके आसपास जल जरूर होगा, क्योंकि जल वहां के वृक्षों के लिए, वहां की इकोसिस्टम के लिए, वहां के वन्य जीवों के लिए जल चाहिए। तो देखिए प्रमुख नदियां क्या हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी, क्या नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कावेरी नदी की सहायक है, इसी क्षेत्र से प्रभावित होती है। तो कौन सी नदी? लक्ष्मण तीर्थ नदी। किसकी सहायक है? कावेरी नदी की सहायक है। वो कहां से बहती है? इसी क्षेत्र से बहती है। अब समझ सकते हैं ना। अब ये रही हमारी नदियां, हो गया हमारा काम। लक्ष्मण तीर्थ नदी, कावेरी की सहायक नदी। अब हम देखेंगे भू आकृति, ये भी तो देखना है। इसकी आकृति कैसी है? भू आकृति देखिए, खड़ी घाटियां, पहाड़ियां, लहरदार भूभाग इस अभ्यारण्य की विशेषताएं हैं। क्या है? इस अभ्यारण्य की विशेषताएं हैं। खड़ी घाटियां हैं, पहाड़ियां पाई जा रही वहां पर, लहरदार भूभाग हैं। तो ये सारी क्या है इसकी विशेषता। अब हमने प्रमुख नदियां देख ली, भू आकृति देख ली। अब हम ये तो देखें वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो हम वनस्पति देखेंगे। क्या देखेंगे? वनस्पति देखेंगे। देखिए यहां सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, शोल वन के पेच और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। आपके मन में डाउट नहीं आ रहा कि सर एक ही जंगल में, एक ही इस वन्यजीव अभयारण्य में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन क्यों पाए जा रहे हैं, सदाबहारी क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? तो देखिए हमारा जो भारत है ना, ये हमारा भारत ऐसे ही है। और हमारा यहाँ केरल पाया जाता है, और यहाँ पर हमारा कर्नाटक पाया जाता है। और यहाँ से हमारी क्या गई, हमारी मान लो हमारी ये भूमध्य रेखा गई है। आपको समझ आ रहा है? अब ये हमारी भूमध्य रेखा है। अगर सूर्य हमारे इस पास रहता ना तो यहाँ तक सूर्य सीधा पड़ता है, तो यहाँ वर्षा अधिक होती, तो यहाँ तक क्या होगा, सदाबहार वन पाए जाएंगे इन क्षेत्रों में। तो ये जो हमारा कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, ये इससे इधर तक सदाबहार वन हो गए, और इससे ऊपर हम जाएंगे तो कैसे हो गए, अर्ध सदाबहार वन। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र फैला हुआ है ना, इसका मान लेते हैं इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसके आधे भाग में सदाबहार वन हो गए और आधे भाग में अर्ध सदाबहार वन हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर शोल वन के पेच पाए जाते हैं और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर पाई जाती वनस्पतियां। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब देखो जीव जंतु, हमको जीव जंतु को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपकी यूपीएससी में वैसे वैसे जीव जंतु पूछ लेंगे जो आपने कह लेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम तो इसे पहले सुन रहे हैं। देखिए यह क्षेत्र शेर पूंछ मकाक, ये क्षेत्र शेर पूंछ मकाक, बाघ, हाथी, बोनट मकाक, सामान्य लंगूर, भौंकने वाला हिरन, माउस हिरन, मालाबार विशाल गिलहरी, कौन सी, मालाबार विशाल गिलहरी, विशाल उड़ने वाली गिलहरी और भारतीय गौर जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों का आवास है। तो यूपीएससी में आपके इन चीजों पर बड़ा ध्यान रहता है, ऐसे जीव जंतु पर बड़ा ध्यान रहता है यूपीएससी का, क्योंकि इनको पढ़ता ही नहीं कोई, जो पढ़ते हैं वो पास हो जाते हैं। तो इन्हीं में से कोई तीन का नाम दे देगी आपकी यूपीएससी, चार उसके पूछ करके, और किसी एक अन्य का दे देगी और पूछ लेगी इनमें से कौन से भारत में पाए जाते हैं, बताइए। आप सोचो पढ़ा नहीं, अरे हमने उड़ने वाली गिलहरी तो देखी नहीं है, हमने विशाल माला और विशाल गिलहरी तो देखी नहीं, हमने छोटी छोटी देखी है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको यह ध्यान में रखना है कौन कौन से इसमें जीव जंतु हैं। अब इसके संभावित प्रभाव एवं चिंता देखिए, है ना। देखिए अभ्यारण्य के बफर जोन में मानव बसावट से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप हो सकता है। जो भी इस अभ्यारण्य के जो बफर जोन है ना, उस बफर जोन में अगर मानव आके बसा दिया जाता है तो क्या होगा, तो प्राकृतिक आवास जो है उसमें हस्तक्षेप हो सकता है और मानव जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे जान माल को नुकसान हो सकता है। जब संघर्ष बढ़ेगा तो जान माल को नुकसान हो सकता है और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम इसका देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। भाई हमने टॉपिक पढ़ा है तो इसका कोई निष्कर्ष तो होगा। तो देखिए ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है। क्या है? ये एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है जहां वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र है, यहाँ पर वन्यजीव को संरक्षण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे किसी भी विकास कार्य से पहले संपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन आवश्यक है।
संपूर्ण जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा ना, उसका हम आकलन करना जरूरी है कि हमारे इस क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमने यहाँ पर मानव को बसा दिया, अगर उसमें संघर्ष बढ़ा है, तो लंबे समय के लिए हस्तक्षेप हो सकता है। इसलिए हम इस तरह से हम आकलन करें, इसका कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। तो ये हमारा निष्कर्ष रहा। तो आज का ये टॉपिक हमारा इतना ही है और बेहद इंपॉर्टेंट था ये, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या फिर और भी कोई आप एग्जाम देते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, कैसे लगी हम आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक करें, और जो भी मन में डाउट हो, जो भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में कमेंट करें, और आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका एग्जाम लगभग 100 दिन, मतलब 99 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए। और हमें कैसा पढ़ना है हम आपको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।